नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज का दिन बड़ा दिलचस्प रहा। एक तरफ निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए तो दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप हरे में। मतलब बड़े शेयर दबे, छोटे शेयर उठे। यह क्यों हुआ, इसका जवाब है ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट और कच्चा तेल। पर रुकिए, पूरी कहानी बहुत गहरी है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो हर निवेशक को जानना चाहिए। तो कुर्सी पर टिके रहिए, क्योंकि आज का लेखा जोखा है बड़ा ही धमाकेदार। तो सबसे पहले आज का हाल जान लेते हैं और आंकड़ों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहले सबसे ज़रूरी बात कि आज के क्लोजिंग नंबर्स क्या रहे। तो सेंसेक्स आज 417 अंकों की गिरावट के साथ 76,887 पर बंद हुआ, यानी -0.54%। और कल यह 77,304 पर था। तो लगभग 450 अंकों की चोट पड़ी है। जी हाँ, एनएसई का निफ्टी 50 भी लाल रहा और आज ये 97 अंक टूटकर 23,996 पर बंद हुआ, -0.4%। और यह 24,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ता तोड़ता बच गया। तो यह बात ध्यान में रखिए कि इसका जिक्र सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मैं फिर से करूंगा। बैंक निफ्टी आज का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक दोनों सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव रहा। बैंक निफ्टी लगभग 1% से ज्यादा टूटा। एक्सिस बैंक के कमजोर नतीजों ने बैंकिंग सेक्टर में दबाव बनाया। एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 में मुनाफे में मामूली सी गिरावट आई और बाजार ने उसे तुरंत पनिश कर दिया। जी हाँ, और अब असली खुशखबरी भी आप सुन लीजिए। निफ्टी मिड कैप 100, जी हाँ, निफ्टी मिड कैप 100 आज 0.28% की बढ़त के साथ 60,419 पर बंद हुआ, यानी लार्ज कैप नीचे गया और मिड कैप ऊपर। यह दिखाता है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा मिड कैप में बना हुआ है। स्मॉल कैप की बात करें तो यह भी हरे में बंद हुआ 0.42% की बढ़त के साथ 17,976 पर। छोटे शेयरों में खरीदारी जारी रही। ब्रॉडर मार्केट ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। यह एक सकारात्मक संकेत है, पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर ने क्या किया। जी हाँ दोस्तों, बाजार एक नहीं होता, हर सेक्टर की अपनी कहानी होती है। और आज की सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले मेटल, और यह सबसे ऊपर रहा। आज निफ्टी मेटल सेक्टर आउट परफॉर्मर रहा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद मेटल स्टॉक्स में बाइंग देखी गई। कारण ग्लोबल डिमांड और चाइना से पॉजिटिव सिग्नल्स के कारण मेटल सेक्टर्स में अच्छे गेंस दिखाई दिए। निफ्टी ऑयल और गैस की बात करें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ऑयल कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ते हैं और आज यही हुआ। ओएनजीसी, रिलायंस जैसे शेयरों को इससे फायदा मिला। निफ्टी ऑटो सेक्टर आज टॉप लूजर्स में से रहा। मारुति सुजुकी आज के बड़े लैगार्ड्स में था। इंडिगो भी गिरा। क्रूड ऑयल महंगा होने से ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर पर कॉस्ट प्रेशर बढ़ता है। यह अब तक तो आप लोग समझ ही चुके हैं और बाजार ने यही कैलकुलेट किया। निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक दोनों ही आज अंडर परफॉर्म कर गए। एक्सिस बैंक के क्वार्टर 4 नतीजे बाजार की उम्मीद से कमजोर रहे और प्राइवेट बैंक्स पर सेलिंग का प्रेशर बना। हालांकि एचडीएफसी बैंक और कोटक जैसे शेयरों में हल्की खरीदारी दिखाई दी। दोस्तों जाइएगा नहीं, अभी और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फार्मा सेक्टर ने क्या किया। तो फार्मा सेक्टर में सन फार्मा कल 7% उछला था ऑर्गेनन एक्विजिशन न्यूज़ पर, और आज प्रॉफिट बुकिंग के बाद यह स्टेबलाइज हो रहा था। ओवरऑल फार्मा में सेलेक्टिव बाइंग जारी रही। आईटी सेक्टर में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं रहा। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा साइडवेज रहे। ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग पर अनसर्टेनिटी बनी रही। रियल्टी की अगर बात करें तो रियल्टी में मिला जुला कारोबार रहा। एफएमसीजी डिफेंसिव रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में कुछ सेलेक्टिव बाइंग जरूर देखी गई। आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक रहे हैं और उसमें लाल या हरा क्या हुआ है, ये कमेंट में लिखकर आप अवश्य बताएं। अब बात करते हैं असली कारण की कि आखिर आज बाजार गिरा क्यों। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आज सेंसेक्स और निफ्टी क्यों गिरे। तो जवाब है
ब्रेंट क्रूड ऑयल और यूएस ईरान वॉर अनसर्टेनिटी के कारण। ये तो छोटा सा जवाब हो गया। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $111 से ऊपर जाकर ट्रेड हुई। यह एक बड़ा लेवल है। जब क्रूड इतना महंगा होता है तो भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए यह डबल प्रॉब्लम बन जाती है। पहला, इंपोर्ट बिल बढ़ता है जो ट्रेड डेफिसिट को बिगाड़ता है, और दूसरा, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के संकेत दिए और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को रीओपन करने का ऑफर दिया था, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई बात नहीं की जो ट्रंप की सबसे बड़ी डिमांड है। ट्रंप इससे नाखुश हैं और पीस डील के आसार कम हो गए। जब पीस डील के चांस कम हुए तो क्रूड ऊपर गया, बाजार नीचे आया। यह है आज की पूरी कहानी। इसके अलावा एक्सिस बैंक के कमजोर क्वार्टर 4 रिजल्ट्स ने बैंकिंग सेक्टर को दबाया और ग्लोबली बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी मीटिंग के नतीजों का इंतजार करते हुए एशिया मार्केट्स भी कॉशियस रहे। अब ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं, दुनिया का हाल। तो दोस्तों, शेयर बाजार कोई अकेला आइलैंड तो है नहीं, दुनिया भर से संकेत आते हैं और हमारा बाजार रिएक्ट करता है। तो आइए देखते हैं कि ग्लोबल क्यूज क्या थे। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका की यूएस मार्केट्स में तो कल रात S&P 500 हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ 0.12%। नैस्डैक कंपोजिट भी 0.2% ऊपर रहा। डो जोन्स मामूली सी 0.13% लाल रहा। मतलब यूएस मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। इन्वेस्टर्स वहां भी कॉशियस हैं। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो जापान का निक्केई 225 आज लगभग 0.54% गिरा। हांगकांग का हैंगसेंग भी हल्का कमजोर रहा, लेकिन साउथ कोरिया का कोस्पी बढ़त में था, 0.77% से 1.17% की गेन के साथ झूलता रहा। और जापान में बैंक ऑफ जापान का रेट डिसीजन आज पूरी तरह से फोकस में था। यूरोपियन मार्केट्स में माइल्ड पॉजिटिव बायस था। डैक्स, एफटीएसई और सीएसी में हल्की बढ़त देखी गई, लेकिन यूरोप भी ऑयल प्राइसेस को लेकर चिंतित है। उधर यूएस डॉलर इंडेक्स मजबूत बना रहा। रुपया आज 94.45 के आसपास ट्रेड हुआ और डॉलर की मजबूती से एफआईआईज का आउटफ्लो का प्रेशर बना रहता है, ये आप जानते ही हैं। और गिफ्ट निफ्टी आज सुबह 24,048 पर था, 72 अंक नीचे। इसने निगेटिव ओपनिंग का सिग्नल दिया था और बाजार ने वैसे ही किया। अब जो सबसे जरूरी बात है, जो सबसे बड़ी बात है कि आज इस गिरावट में टॉप गेनर्स कौन से रहे और आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से हरे निशान में रहे, ये आप कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताइए। तो निफ्टी 50 के 5 गेनर्स की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हर गिरते बाजार में भी कुछ शेयर चमकते हैं। कोल इंडिया आज का स्टार परफॉर्मर रहा। कोल इंडिया आज करीब 5% की जोरदार बढ़त के साथ बंद हुआ। क्वार्टर 4 में इसका नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ने फोरकास्टर एस्टिमेट्स को 21 और 24% से बीट किया। जब नंबर्स इतने मजबूत हों तो बाजार तो फिर खरीदता ही है। आपने भी खरीदा है तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। दूसरी बात, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील। जी हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील जैसे शेयरों में आज अच्छे गेंस दिखाई दिए। इसका कारण रहा ग्लोबल स्टील डिमांड और कमोडिटी साइकिल ने इनको सपोर्ट दिया। नंबर 3 पर रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस में बाइंग जारी रही। ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस से रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद और जियो की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इससे सपोर्ट देती है। और नंबर 4 का जो टॉप परफॉर्मर रहा एनटीपीसी में भी आज खरीदारी देखी गई। पावर सेक्टर स्टॉक्स में स्टेबिलिटी रही। नंबर 5 पर रहा अडानी पोर्ट्स ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लॉन्ग टर्म बुलिशनेस बनी हुई है। अब इस सब के बावजूद अब हम देखते हैं कि भाई टॉप लूजर्स कौन कौन से रहे। तो हमारे जो टॉप लूजर्स हैं निफ्टी 50 के टॉप 5 लूजर्स, तो सबसे ज़्यादा चोट किसने खाई है उन शेयरों की हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर रहा एक्सिस बैंक। आज का सबसे बड़ा लूज़र एक्सिस बैंक ही रहा। एक्सिस बैंक आज करीब 3% से ज़्यादा टूटा। कारण सिंपल है, क्वार्टर 4 में मुनाफे में मामूली सी गिरावट आ गई और बाजार को बैंकिंग स्टॉक से स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की उम्मीद थी और जब वो नहीं मिले तो
सेलिंग शुरू हो गई, सिंपल सी बात है। और नंबर 2 पे रहा मारुति। जी हाँ, मारुति सुजुकी आज के टॉप लैगर्स में था। क्रूड ऑयल महंगा होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कच्चे माल की लागत बढ़ती है और साथ ही कंज्यूमर सेंटीमेंट्स पर भी असर पड़ता है, तो मारुति सुजुकी भी गिर गया। और नंबर 3 पर कौन रहा? इंडिगो। इंडिगो यानी इंटर ग्लोब एविएशन। जी हाँ, तो ये भी गिर गया। एविएशन सेक्टर के लिए फ्यूल कॉस्ट सबसे बड़ा खर्च है। क्रूड $108 पर था जब हम दिन में देखा था, और इंडिगो के मार्जिन्स पर इसका सीधा असर हुआ। अब नंबर 4 पर फिनांस सेक्टर के शेयर्स रहे, बजाज फिनांस और श्रीराम फिनांस। एनबीएफसी सेक्टर इसमें दबाव में था, जिसके कारण ये गिर गए। राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट और क्रेडिट कंसर्न ने फाइनेंशियल स्टॉक्स को दबाया, इसका ये कारण रहा। अब इटर्नल की बात कर लेते हैं नंबर 5 पर। इटर्नल कौन है? यानी जोमेटो। तो आज 1.4% जोमेटो गिरा। हालांकि Q4 में मुनाफा 174 करोड़ रहा, जो पिछले साल से बहुत बेहतर है, लेकिन बाजार की उम्मीदें थोड़ी सी इससे कहीं ऊंची थी और उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, जिस वजह से जोमेटो गिर गया। अब देखते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो, बाजार की नब्ज। जी हाँ दोस्तों, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार की असली हेल्थ बताता है। आज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी 50 में आज ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप और स्मॉल कैप में एडवांसेस डिक्लाइंस से आगे रहे। इसका मतलब है कि बाजार की ब्रेथ पॉजिटिव थी, यानी ज़्यादा शेयर चढ़े और कम शेयर गिरे। यह एक हेल्दी साइन है। जब इंडेक्स गिरता है लेकिन ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव रहता है, तो यह दिखाता है कि सेलिंग सेलेक्टिव है और पैनिक नहीं है। लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्रेश बाइंग आई। इंडिया विक्स यानी फियर इंडेक्स आज 1.63% गिरा, और इसका मतलब साफ है कि बाजार में डर कम हुआ, और जब विक्स गिरता है तो यह बुलिश संकेत माना जाता है। तो निफ्टी गिरा जरूर है, लेकिन डर कम हुआ है, यह पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की, कमोडिटी का हाल जानते हैं। तो दोस्तों, कमोडिटीज़ की हम बात करें तो आज का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। गोल्ड की बात करते हैं सबसे पहले, तो MCX पर गोल्ड जून कॉन्ट्रैक्ट आज 1271 रुपया टूट के 1,50,450 रुपये प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे लो पर आया, और बाद में 1,50,650 के आसपास सेटल हुआ, -0.71%। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $4700 से ऊपर के लेवल्स पर है। सवाल यह है कि गोल्ड पर दबाव क्यों? तो जवाब है स्ट्रॉन्ग US डॉलर, और जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड महंगा होता है और डिमांड घटती है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण गोल्ड में लॉन्ग टर्म डिमांड बनी रहेगी। और अब हम बात करते हैं सिल्वर की, यानी कि चांदी की। तो MCX पर सिल्वर आज 2.25% तक गिरा, 2,36,370 रुपये प्रति किलो के लो पर। इंटरनेशनल में सिल्वर $75 के आसपास है। सिल्वर पर दोहरा दबाव है, एक तो गोल्ड के साथ गिरता है ये, और दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड की अनसर्टेनिटी। अब सबसे अहम कड़ी है क्रूड ऑयल की। जी हाँ, कच्चा तेल, यही वो खिलाड़ी है जिसने आज पूरे बाजार को हिलाया। ब्रेंट क्रूड आज $111 पर बैरल पर था, 0.5% बढ़त के साथ। पिछले कुछ हफ्तों में क्रूड $105 से $111 के बीच में झूल रहा है। ईरान US वॉर के 9वें हफ्ते में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और यह दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांजिट रूट है। दुनिया का 20% ऑयल यहाँ से गुजरता है, और जब तक ये बंद है तब तक क्रूड महंगा रहेगा, और इंडिया को अपनी 85% से ज़्यादा ऑयल ज़रूरत इंपोर्ट से पूरी करनी पड़ती है। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अब सबसे बड़ी बात कि कल बाजार कैसा रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही आ रहा है, और आपके मन में भी आता है कि कल बाजार कैसे खुलेगा और कहाँ जाएगा। तो गिफ्ट निफ्टी और ग्लोबल क्यूज पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी, और अभी तक के संकेतों के अनुसार ब्रेंट क्रूड की पोजीशन, ईरान US स्टॉक्स की प्रोग्रेस और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी डिसीजन, यही 3 फैक्टर्स हैं जो कल के बाजार की दिशा तय करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए नीचे की तरफ जो सपोर्ट है, तत्काल सपोर्ट जो निफ्टी का है 23,850 से 23,800 के जोन में है। अगर निफ्टी इस जोन के नीचे सस्टेनेबल तरीके से बंद होता है दोस्तों, तो 23,650 और फिर
22,500 तक की कमजोरी आपको देखने को मिल सकती है। जबकि ऊपरी तरफ रेजिस्टेंस की तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए 24,200 और उसके बाद 24,250 का जोन तत्काल रेजिस्टेंस है। इस जोन को तोड़ने पर 24,500 और उससे ऊपर का रास्ता खुल सकता है और 24,000 का लेवल यह एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और आज निफ्टी इसके ठीक नीचे 23,996 पर बंद हुआ। कल यह लेवल होल्ड करना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के लिए 76,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 77,000 रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर सेंसेक्स 76,500 के नीचे फिसला तो 76,000 और 75,500 तक की गिरावट संभव है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए 54,500 का लेवल क्रूशियल सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 55,000 और 56,000 रेजिस्टेंस जोन है। एक्सिस बैंक के नतीजों के बाद बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखें आप लोग, क्योंकि कल का आउटलुक इससे देखा जाएगा। और कल के ओवरऑल अगर हम आउटलुक की बात करें, अगर ईरान यूएस स्टॉक्स में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो बाजार में रिलीफ रैली आ सकती है। अगर क्रूड $110 के पार बना रहा तो और सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं। क्वार्टर 4 रिजल्ट्स का सीजन जारी है। कल मारुति सुजुकी, आरईसी, डालमिया भारत जैसी कंपनीज के नतीजे आएंगे। यह रिजल्ट्स मार्केट मूवमेंट डिसाइड करेंगे। अब दोस्तों, निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी मैसेज है, इसे समझें। अब इसे जरूर समझना भी चाहिए आपको। जी हाँ दोस्तों, आज के बाजार से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव था लेकिन इंडेक्स गिर गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में सेलिंग थी लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग थी। यह दिखाता है कि स्मार्ट मनी रोटेशन हो रहा है। जब लार्ज कैप महंगे लगने लगते हैं तो इन्वेस्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट होते हैं और एफआईआईज बेच रहे हैं लेकिन डीआईआईज खरीद रहे हैं। यह पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि भारतीय निवेशक अपने बाजार में भरोसा रख रहे हैं और यह सही भी है क्योंकि इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। और दूसरी बात, अगर क्रूड महंगा रहता है तो इन सेक्टर्स में सतर्क रहें। कौन कौन से सेक्टर्स में? एविएशन, पेंट्स, केमिकल्स, टायर्स और एफएमसीजी जो पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं। और इन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी देखें। किसमें? ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम कंपनीज में, मेटल कंपनीज में और डिफेंस में, और जो ऑयल इंडिपेंडेंट है। एक और ज़रूरी बात, एसआईपी इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो ये गिरावट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब बाजार गिरता है तो आपके एसआईपी में ज़्यादा यूनिट्स आती हैं। यह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जादू है। वॉरेन बफे ने कहा था कि बाजार की हर गिरावट एक सेल है। सवाल यह है, क्या आप इस सेल का फ़ायदा उठाएंगे? तो दोस्तों, आज निफ्टी 97 अंक गिरा लेकिन 5 साल पहले निफ्टी 12,000 था और आज 24,000 है, यानी 100% रिटर्न। और जो लोग 2020 में कोविड की घबराहट में बेच गए उन्होंने यह डबल रिटर्न मिस किया। हर संकट के बाद बाजार और मजबूत होकर उठा है। 2008 की लेमन क्राइसिस के बाद, 2020 के कोविड के बाद और आज के ईरान यूएस टेंशन के बाद भी उठेगा। सही स्टॉक्स, सही सेक्टर, सही टाइमिंग और सबसे ज़रूरी है सही सोच। यही है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला। तो दोस्तों, घबराइए मत, इन्फॉर्म्ड रहिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। और इसके लिए हम हैं संजीवनी टीवी पर, शेयर बाजार का लेखा जोखा है। अब दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात और इसको आप नोट कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि कल 29 अप्रैल के लिए आपको अवश्य नोट करना ही चाहिए। पहला, बैंक ऑफ जापान का रेट डिसीजन। अगर बैंक ऑफ जापान ने रेट्स बढ़ाए तो येन स्ट्रेंथन होगा, यानी कि मजबूत होगा। ग्लोबल लिक्विडिटी पर इसका असर पड़ेगा। और दूसरा, यूएस फेडरल रिजर्व की अपकमिंग मीटिंग पर नज़र रखिए। पावेल की ये मीटिंग आखिरी हो सकती है। उसका कारण है केविन वॉर्श के नए चेयरमैन बनने की चर्चा है। और तीसरा, ईरान यूएस स्टॉक्स पर कोई भी अपडेट आए उसको मिस मत करिए। हॉर्मुज स्ट्रेट का स्टेटस पर नज़र रखिए। और चौथा है क्वार्टर 4 रिजल्ट। जी हाँ, मारुति सुजुकी, आरईसी, डालमिया भारत, पीरामल फार्मा, स्टार हेल्थ, इनके नतीजे कल आने वाले हैं और इन पर आप अपनी नज़रें बनाए रखें। पांचवा, इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा यानी आईआईपी अप्रैल में यह आने की संभावना है। अगर यह 4% के आसपास रहा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के सिग्नल्स मजबूत होंगे। तो दोस्तों, यह था आज के शेयर बाजार का लेखा जोखा। सेंसेक्स से लेकर क्रूड तक, एफआईआई से लेकर डीआई तक,
और ईरान से लेकर जापान तक सब कुछ एक ही जगह हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और YouTube एल्गोरिथम हमारे वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी क्लिक करिए, ताकि हर रोज़ शेयर बाज़ार की ताज़ा एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यह वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए। आपके वो दोस्त और रिश्तेदार जो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन बहुत काम आएगी। तो अब मैं रविंद्र गौतम लेता हूं आपसे इजाज़त, और यह था संजीवनी टीवी पर हमारा आज का शेयर बाज़ार का लेखा जोखा। कल फिर मिलेंगे नए नंबर्स, नई एनालिसिस और नई इनसाइट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इन्फॉर्मेटेड रहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।